नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यिकी पर। सांख्यिकी जो चैप्टर है इसकी यदि हम लोग बात करें तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है यानी आपकी जो हाफ ईयरली परीक्षा है इसमें इसका वेटेज होगा आपका 8 नंबर का। और ईयरली एग्ज़ाम यानी बोर्ड परीक्षा की यदि हम लोग बात करें तो बोर्ड परीक्षा में आपके इस चैप्टर का वेटेज जो होगा वो 11 नंबर का होगा। तो ऐसे में ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छे अंक दिलवा सकती है। यानी ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, यहाँ से आपका एक भी अंक कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है। तो इस चैप्टर की यदि हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के आपके 3 माप दे रखे हैं। उनमें एक माप जो है उसको हम लोग माध्य बोलते हैं, एक को हम लोग माध्यिका बोलते हैं और एक को हम लोग बहुलक बोलते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो तीनों टॉपिक है इन तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या आपकी वार्षिक परीक्षा हो। हाँ, अब ये हो सकता है कि माध्य का छोटा प्रश्न दे दिया, माध्यिका का बड़ा दे दिया, या हो सकता है आपको बहुलक का बड़ा दे दिया, माध्यिका का छोटा दे दिया। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको तीनों जो टॉपिक है इन तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इन टॉपिक को समझने से पहले हम लोग बेसिकली 9th क्लास तक हम जो चीज़ें कर चुके हैं उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंकड़े। हम लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आंकड़ों के बारे में कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़ों का मतलब होता है कि आप किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए संख्याओं को जो एकत्रित करते हैं वही आपके लिए आंकड़े हैं। अब आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आप लोगों को एक टेस्ट पेपर लिया जाता है आपका। अब वो टेस्ट पेपर जो लिया जाता है उसमें जैसे मान लो 10 नंबर का आपका टेस्ट पेपर है। अब इस 10 नंबर में से प्रत्येक विद्यार्थी जो होगा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी यानी वो जो प्रदर्शन करेगा वो सबका अलग अलग होगा। और टीचर क्या करता है, उसकी एक लिस्ट बना देता है। जैसे कि रोल नंबर 1 ने इतने अंक प्राप्त किए, रोल नंबर 2 ने इतने अंक प्राप्त किए, रोल नंबर 3 ने इतने अंक प्राप्त किए। अब जो पूरी कक्षा है उस कक्षा के जो अंक है वो टीचर के पास आ जाते हैं, अर्थात ये उस टीचर के लिए क्या है, आंकड़े हैं। फिर आगे बात करते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आंकड़ों की आपकी परिभाषा हो गई। फिर यदि हम बात करें आंकड़ों की तो आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार जो होते हैं वो आपके आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरे आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। तो इस प्रकार से आपके सामने 2 प्रकार के आंकड़े होंगे, एक होंगे अवर्गीकृत आंकड़े और एक होंगे वर्गीकृत आंकड़े। अब ये जो 2 प्रकार के आंकड़े हैं बेसिकली जब तक आपको ये आंकड़े समझ में नहीं आएंगे कि अवर्गीकृत क्या होते हैं, वर्गीकृत क्या होते हैं, तब तक आप लोग आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उनको बहुत अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कि जैसे मान लो एक कक्षा में आपके पास 10 विद्यार्थी है, या यूँ मान लो 5 विद्यार्थी, कक्षा 10 में आपके पास 5 विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है ए, एक विद्यार्थी है बी, एक विद्यार्थी है सी, एक का नाम है डी और एक विद्यार्थी है आपके पास ई। अब आपने ये जो 5 विद्यार्थी है इन 5 विद्यार्थियों में से जैसे मान लो 10 नंबर का आपने टेस्ट लिया और ए विद्यार्थी जो था उसको 5 नंबर मिले, बी को 7 नंबर मिले, सी को मान लो कि 8 नंबर मिले और डी को 3 नंबर मिले और ई को आपके 9 नंबर मिले। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसके सामने डाटा अंकित करना यानी प्रत्येक आंकड़ा एक दूसरे से डिफरेंट करके लिखना, ये होता है आपका अवर्गीकृत आंकड़ा। यानी इसका हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, हमने जिस विद्यार्थी को जितने नंबर मिले उन नंबर को उसके सामने लिख दिया। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा है कि किसी स्कूल की कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के, यहाँ पे टोटल कितने
10 स्टूडेंट के आंकड़े ले रखे हैं, द्वारा गणित के पेपर में 20 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं। यानी हमारे सामने कक्षा 9 के 10 विद्यार्थी थे और उन 10 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए वो अंक लिख देना कि पहले विद्यार्थी को ये मिले, दूसरे को ये मिले, तीसरे को 6 मिले, और चौथे स्टूडेंट की यदि हम बात करें तो 14 मिले, पाँचवें स्टूडेंट ने 3। तो ये जो आपका आंकड़ों का ये जो आपके आंकड़े हैं ये आपके कहलाएंगे कौन से आंकड़े? अवर्गीकृत आंकड़े। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी सी चीज़ समझ में आई होगी कि अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कि आंकड़ों को जैसे आप लोगों ने प्राप्त किया वैसे का वैसे ही उनको लिख देना। ये आपके कहलाते हैं क्या? अवर्गीकृत आंकड़े। अब अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं ये आपके कोई छोटी कैलकुलेशन करनी हो, जैसे मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हो, उनके लिए हम लोग इसको इफ़ेक्टिव मानते हैं कि भाई छोटे लेवल पर अगर हमें आंकड़े कलेक्ट करने हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक का खुद का अलग आंकड़ा हम लोग इंडिकेट कर देंगे। यानी इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, उसके आंकड़े को लिख देंगे। ये आपका क्या कहलाएगा? अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। लेकिन यदि हम लोग बात करें वर्गीकृत आंकड़ों की, तो वर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं ये आपके अमूमन बड़े आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो आपको 5000 लोगों के आंकड़े कलेक्ट करने हैं, 5000 लोगों के आंकड़े कलेक्ट करने हैं, तो इंडिविजुअली यदि हम प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग आंकड़ा कलेक्ट करेंगे तो उन आंकड़ों को संभालना हमारे लिए थोड़ा भारी काम हो जाएगा। फिर यदि हम लोग बात करें तो उन आंकड़ों का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत भारी काम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन आंकड़ों को क्या कर लिया जाता है? वर्गीकृत कर लिया जाता है। वो जो आंकड़े जिनको हम लोग वर्गीकृत करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। और ये जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ये आपके पास आगे चल के 2 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट होता है सामान्य वर्गीकरण और दूसरा पार्ट होता है वर्ग अंतराल। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये नई बला क्या आ गई, सामान्य वर्गीकरण और वर्ग अंतराल के साथ वर्गीकरण। तो देखिए, सामान्य वर्गीकरण को हम सिंपल एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास यूँ मान लो कि एक क्लास है और उस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट मान लो। एक कक्षा है, उस कक्षा में आपके पास कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट है। अब 50 स्टूडेंट के आपको क्या करना है? भार ज्ञात करना है। 50 स्टूडेंट का क्या ज्ञात करना है? भार ज्ञात करना है और उसके आंकड़े आपको कलेक्ट करने हैं। अब आपने एक वेट मशीन लगाई और प्रत्येक विद्यार्थी को लाते गए और उसको बोलते गए कि भाई तू इसके ऊपर खड़ा हो जा और तेरा भार जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने भार कैलकुलेट किया, तो अब ऐसे में यदि आप पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट का भार लिखेंगे तो आपके पास आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, इन आंकड़ों को वर्गीकृत कर लिया। वर्गीकृत कैसे कर लिया कि जैसे आप लोगों ने देखा कि आपके पास जो विद्यार्थी है उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार आ रहा है 23 किलोग्राम, और 23 किलोग्राम जिनका भार आ रहा है उनकी संख्या मान लो आपके पास 3 है। यानी आपके पास कल कक्षा में 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार कितना आ रहा है? 23 किलोग्राम आ रहा है। फिर आगे आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 25 किलोग्राम आ रहा है और उनकी संख्या मान लो आपके पास 5 है। फिर आपने देखा 30 किलोग्राम भार वाले कुछ विद्यार्थी आपके पास आ रहे हैं और उनकी संख्या है कितनी? 8। फिर आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 35 किलोग्राम भी है और 35 किलोग्राम भार वाले जो विद्यार्थी है उनकी संख्या जैसे आपके पास मान लो 15 है। इस प्रकार से आप प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाते गए और एक कैटेगरी कर ली आपने कि 23 किलोग्राम में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। तो आपने कहा कि 23 किलोग्राम 3 विद्यार्थियों का भार है, 25 किलोग्राम 5 विद्यार्थियों का भार है, 30 किलोग्राम 8 विद्यार्थियों का भार है, 35 किलोग्राम 15 विद्यार्थियों का भार है। फिर आपने आगे कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि 38 किलोग्राम के उस कक्षा में टोटल आपके पास 11 स्टूडेंट हैं। 38 किलोग्राम के कितने स्टूडेंट हैं? 11 स्टूडेंट है। फिर आपने देखा कि 40 किलोग्राम के आपके पास उस कक्षा में 40 किलोग्राम के आपके पास 7 स्टूडेंट हैं और लास्ट बच गया आपके पास 45 किलोग्राम का आपके पास 1 स्टूडेंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके इस तरफ आ गई विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी संख्या, और इस तरफ आ गया उनका क्या? भार। तो ये जो हमने आंकड़ों को रिप्रेजेंट किया है ये आंकड़े आपके कहलाते हैं वर्गीकृत आंकड़े। कि आपने क्या किया? क्लासिफाइड कर दिया कि भाई 23 किलोग्राम में 3 विद्यार्थी होंगे, 25 में 5 होंगे, 30 में 8 होंगे,
35 में 15 होंगे, 38 में 11 होंगे, 40 में 7 होंगे और 45 में 1 विद्यार्थी। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर इस बात की क्या गारंटी कि 23 वाले जो प्रत्येक विद्यार्थी है उनका वेट जो है वो 23 किलोग्राम ही हो सकता है किसी का 23 किलोग्राम 400 ग्राम हो, किसी का 23 किलोग्राम और 500 ग्राम हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, सतत आंकड़ों की, यानी और ज़्यादा बड़े आंकड़े अगर कि आपके पास यहाँ जैसे 50 थे, 50 की बजाय 100, 500, 1000 ऐसी संख्या अगर हमें लेनी हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं। और ये वर्गीकरण आपका 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने सामान्य वर्गीकरण है। सामान्य वर्गीकरण में हमने क्या किया कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी, हमने टोटल स्टूडेंट कितने लिए, 30 विद्यार्थी लिए और उनका एक गणित का टेस्ट लिया। उस गणित के पेपर में 10 में से प्राप्त किए गए अंक, 10 नंबर में से विद्यार्थियों के जो अंक आए, अब देखो बाहर पे ये चीज़ एक्यूरेट नहीं बैठती है लेकिन अंकों पे ये चीज़ एक्यूरेट बैठती है, क्योंकि 10 नंबर का टेस्ट है तो हो सकता है किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 3 मिले। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमने देखा कि जब टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 2 नंबर मिले, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 4 नंबर मिले, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 5 नंबर मिले, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 8 नंबर मिले और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 9 नंबर मिले। अब कितने विद्यार्थियों को 2 नंबर मिले, तो हम लोगों ने कहा कि भाई 2 नंबर प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है वो आपके पास टोटल 4 हैं, यानी ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। फिर वहीं हमने देखा कि 4 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो संख्या है आपके पास 7। फिर आप लोग देखते हैं कि 5 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो संख्या आपके पास है 11 और 8 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि हम लोग देखें तो 8 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5। 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो आप लोगों ने कहा कि 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3। अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 और 11 हो जाएगा 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। ये आपके पास टोटल कक्षा के 30 विद्यार्थी आ गए। लेकिन हमने क्या किया कि एक आप सोचो कि यदि हम 30 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग अंक लिखते तो ये जो 2 अंक है ये हमें 3 विद्यार्थियों के लिए लिखने पड़ते कि एक को 2 मिले, फिर दूसरे को 2 मिले, फिर तीसरे को 2 मिले। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, इन आंकड़ों को वर्गीकृत कर लिया कि 2 नंबर वाले विद्यार्थी कितने, तो हमने सीधा सा निकाल दिया 4। अब ये जो आंकड़े हैं इनको रीड करने में आसानी होगी। जैसे यदि हमें पूछा जाए कि 5 नंबर से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5, ये भाई आपके 5 अंक, 5 से कम या तो 4 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो 4 अंक कितने विद्यार्थियों को मिले, 7 को, और 2 अंक कितनों को मिले, 4 को। तो हम सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक कितने से कम है, 5 से। ऐसी कंडीशन में ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को रीड करना बहुत आसान हो जाता है, इनका कंक्लूजन निकालना यानी इनका जो निष्कर्ष है वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो टीचर से प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई आप बताओ कि आपकी क्लास में कितने ऐसे विद्यार्थी है जो 5 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, तो सीधा सा टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट की लिस्ट आपके आंकड़े वर्गीकृत कर ही रखें, 5 से ज़्यादा यानी 8 और 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थी, 8 नंबर लाने वाले 5 है, 9 नंबर लाने वाले 3 हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। और ये जल्दी से क्या करेगा, इसका आंसर कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो वर्गीकरण है आंकड़ों का, वर्गीकृत सामान्य वर्गीकृत जो आंकड़े हैं वो आपके सामने इंडिविजुअली अंक के साथ इंडिविजुअली स्टूडेंट, यानी प्रत्येक अंक के साथ कितने स्टूडेंट है या प्रत्येक संख्या के साथ कितने व्यक्ति इफेक्ट हो रहे हैं, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सामान्य वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। अब मान लो आपके पास आंकड़े और ज़्यादा बड़े आ गए, ये तो जैसे हमने 10 में से लिए, अब ये अंक मान लो विद्यार्थी तो आपके पास 30 ही रहते हैं, लेकिन अंक मान लो बढ़ा के हमने 100 कर दिए या 50 कर दिए। अब ऐसे में एक एक स्टूडेंट के यदि हम नंबर लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, यानी 30 लाइन चाहिए जहाँ हम 30 विद्यार्थियों के अंक लिख सकें। फिर यदि हम एक एक अंक पे विद्यार्थियों को क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन आंकड़ों को सतत वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो देखिए सतत वर्ग अंतराल के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रखा,
आसानी से हम इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। सेम वही चीज़ है, आपके पास कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी है, पहले भी हमारे पास 30 विद्यार्थी थे और इनका गणित का एक पेपर लिया गया, उसमें इन्होंने 50 में से जो अंक प्राप्त किए उसके अनुसार हमने विद्यार्थियों को क्लासीफाई कर दिया। कैसे कर दिया? तो हमने क्या किया कि आंकड़े कम से कम स्थान पर हम लोग एकत्रित कर सकें, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक वर्ग अंतराल बना दिया। वर्ग अंतराल क्या बना दिया कि भाई 0 से लगा के 10 नंबर तक अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, तो हम लोगों ने कहा 4 है। फिर 10 से 20 के बीच तो हमने कहा कि 7 है। 20 से 30 के बीच तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि 11 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 के बीच तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5 स्टूडेंट। और वहीं यदि हम लोगों से पूछा जाए कि 40 से 50 के बीच तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3 स्टूडेंट। ये हो गया आपका जो आपके आंकड़े हैं उनको एक सतत वर्ग अंतराल के रूप में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर वर्ग अंतराल का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि हम लोगों ने 10 नंबर का एक कॉलम बना लिया कि भाई हम 10-10 नंबर में लिखेंगे कि 0 से 10 तक कितने, 10 से 20 तक कितने। अब इसको सतत क्यों बोलते हैं? तो ध्यान रखना कि पहले कॉलम का आंकड़ा जहाँ समाप्त हो रहा है अगले कॉलम का आंकड़ा वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसे जो आंकड़े होंगे इनको हम बोलेंगे सतत आंकड़े। आप किसी को भी देख सकते हैं, देखो जैसे ये समाप्त हुआ 20 पे, ये चालू हो रहा है किस पे, 20 पे। ये समाप्त हुआ 30 पे, ये चालू हो रहा है किस पे, 30 पे। ये समाप्त हुआ 40 पे और ये चालू हो रहा है किस पे, 40 पे। तो इस प्रकार से यानी जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं आए उन आंकड़ों को हम लोग बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल वाले आंकड़े। अब एक होते हैं आपके सामने असतत वर्ग अंतराल वाले आंकड़े। तो वो क्या होते हैं? एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये जो वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल में ये जो आपके पास 0 है इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर इस वर्ग की निम्न सीमा। इसकी क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। और ये जो 10 है ये आपके पहले वर्ग की क्या हो जाएगी? उच्च सीमा। ये आपकी निम्न सीमा, ये आपकी क्या हो जाएगी? उच्च सीमा। ठीक वैसे यदि हम दूसरे वर्ग की बात करें तो निम्न सीमा हो जाएगी 10 और उच्च सीमा हो जाएगी क्या? 20। इसको ही हम लोग निम्न सीमा को बोलते हैं लोअर लिमिट LL, जबकि उच्च सीमा को हम बोलते हैं अपर लिमिट UL बोलते हैं इसको। ये आपकी होगी निम्न सीमा और उच्च सीमा। यानी प्रत्येक वर्ग जो है उसकी अपनी निम्न सीमा होगी, उसकी अपनी उच्च सीमा होगी। जैसे यहाँ आपकी निम्न सीमा हो जाएगी 20 और उच्च सीमा हो जाएगी कितनी? 30। अगले आंकड़े में यदि हम देखें तो निम्न सीमा हो जाएगी 30 और उच्च सीमा हो जाएगी आपकी 40। लास्ट कॉलम की यदि हम लोग देखें तो निम्न सीमा तो है 40 जबकि उच्च सीमा कितनी है? 50 है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ से एक आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से रेंज को लेकर कि आंकड़ों की रेंज क्या है। रेंज का मतलब होता है परास। एक नंबर में सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक सारणी दे देगा और सारणी देके आप लोगों से पूछेगा कि रेंज क्या है। दूसरा आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है वर्ग अंतराल का कि वर्ग अंतराल क्या है, क्लास डिफरेंस बोलते हैं इसको, कि वर्ग डिफरेंस या क्लास अंतराल क्या है। दूसरा हम लोगों से पूछा जा सकता है रेंज क्या है। तो रेंज का मतलब आप हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ से आंकड़े चालू हो रहे हैं, हमारे आंकड़े चालू कहाँ से हो रहे हैं? 0 से, और जहाँ पे आंकड़े खत्म हो रहे हैं यानी पूरे आंकड़े खत्म कहाँ पे हो रहे हैं? 50 पे। इसका मतलब इसकी जो प्रास होगी, इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी? 50। यानी सबसे अंतिम आंकड़ा माइनस सबसे पहला आंकड़ा -0 बराबर 50। ये तो हो गई आपके पास क्या? परास। जबकि वर्ग अंतराल की यदि हम लोग बात करें तो वर्ग अंतराल का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है। जैसे पहले वर्ग की यदि हम लोग बात करें तो 10, भाई 0 से चालू है 10 तक है, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा 10 माइनस निम्न सीमा 0 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब सर इसके लिए कोई फॉर्मूले की कतई ज़रूरत नहीं है। आप लोग रेंज को यदि हम लोग लिखना चाहें तो रेंज आप लिख सकते हो। रेंज का मतलब होता है हिंदी में परास। परास को आप लिख सकते हो ऊपरी सीमा, यानी संपूर्ण जो आंकड़े हैं, ये बात होगी परास की जो बात होगी वो संपूर्ण आंकड़ों पे होगी। संपूर्ण आंकड़ों की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा सबसे ज़्यादा नंबर कितना है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 50
माइनस आंकड़े चालू कहाँ से हुए, 0 से, तो 50 में से 0 घटाए, हमारे पास परास कितनी आ गई, 50। ये आपको 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे एक ही वर्ग पर। किस पर बात करेंगे, एक ही वर्ग पर। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा तो पहले वर्ग की देखें तो ऊपरी सीमा 10 है, माइनस निम्न सीमा 0 है, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया, 10। इसी प्रकार से इसकी ऊपरी सीमा 20, निम्न सीमा 10, तो 20 में से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 का। फिर 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का। 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का। 50 में से 40 को घटाएंगे तो कितने का आ जाएगा, 10 का वर्ग अंतराल आपका आ जाएगा। फिर आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने जो पहले असतत आंकड़े देखे थे या हमने जो अवर्गीकृत आंकड़े देखे थे, क्या उनकी परास नहीं होती है? तो बिल्कुल उनकी भी परास होती है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे जब आगे प्रश्न लेंगे हम, और उस पर हम बात करेंगे कि इनकी परास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है असतत वर्ग अंतराल। देखो होते ये सतत वर्ग अंतराल की तरह ही है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है कि पहला जहाँ पे एंड होता है अगला वहाँ से शुरू नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, ये 10 पे एंड हो रहा था तो अगला जो था वो आपका 10 से ही चालू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जहाँ पे एंड हो रहा है अगला उससे एक अंक छोड़ के, यानी उसके आगे वाले अंक से चालू हो रहा है। तो ये जो आंकड़े, इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूटी टूट गई, सततता जो है सततता टूट गई। इसलिए ये जो आपका अब सततता नहीं होने के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असतत वर्ग अंतराल वाले आंकड़े बोलते हैं। अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने आंकड़ों के जितने भी टाइप थे वो टाइप कंप्लीट कर लिए, तो हम लोग अब बात करते हैं आपका जो मुख्य मुद्दा है, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 10th क्लास में बेसिकली आप लोगों को 3 विधियों से आपका पाला पड़ेगा। उनमें पहली जो विधि है वो आपकी सामान्य विधि है, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, और तीसरी जो विधि है वो आपकी पग विचलन विधि। ये आपकी 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। उनमें आज हम लोग जिस विधि पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सामान्य विधि पे, कि सामान्य विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है और उसको लेकर आप लोगों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सामान्य विधि से माध्य ज्ञात करने की। तो सामान्य विधि से हम लोग 2 प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं। एक तो हम लोग ज्ञात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का। देखो आपके सामने आंकड़े दोनों प्रकार से चलेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आप लोगों को एक प्रश्न दे रखा है कि किसी स्कूल की कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 20 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। ये आपके अंक दे रखे हैं, इन प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो राशियों का हम लोगों को योग निकालना है, तो राशियां हमारे पास क्या क्या है। पहली राशि या पहला आंकड़ा जो है वो आपके पास है 8 + 11, यानी इन सबको जोड़ना, +6 +19 +13 +4 +17 +12 +5 +15 बटे ये टोटल कितने हैं। तो टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आंकड़े हैं। वैसे आप लोगों को दे रखा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे पार्टिसिपेट करने वाले, 10। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। ये सिंपल सा आपका माध्य हो जाएगा। अब जोड़ यदि हम लोग करें तो इसका जोड़ आप निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा 5 5 और 5 10, 10 और 2 12, 19 4 33 36 45 और 6 51, 1 52, 52 और 8 60 की 0 हासिल की 6, 1 2 3 4 5, 5 और 6 11, 110 बटे 10। ये हो गया आपके पास कितना, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका माध्य कितना आ गया 11। इसके माध्य अंक कितने हो जाएंगे 11। ये आपका सिंपल सा था। ये आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा या तो ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, या आप लोगों से पूछा जाएगा
1 मार्क्स का, यानी 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन 2 के अलावा आप लोगों को ज़्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, या तो सीधा सा आप लोगों से माध्य पूछ लेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उन सबको जोड़ के और ये जितने आंकड़े हैं उनका भाग लगा देना, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा, आप लोगों से और अच्छे से प्रश्न पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि किसी स्कूल की कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 20 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। ये आपके विद्यार्थियों के अंक हो गए। इन प्राप्तांकों का माध्य 10.6 है। अब देखिए दोनों प्रश्नों में डिफरेंस क्या आप लोगों को समझ में आया होगा। पीछे वाले प्रश्न में आप लोगों से माध्य पूछा था, यहाँ उसने आपको माध्य दिया है, माध्य देकर के उसने कोई एक संख्या गायब कर दी है और उसका नाम पूछा है कि भाई उसका मान जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सा हमें हमारे कॉन्सेप्ट पे रहना है कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सीधा से निकालेंगे तो राशियों की योग यदि हम लोग निकालें तो आपके पास आएगा 8 + x + 6 + 16 + 9 + 4 होगा आपका। 9 + 4 + 10 + 12 + 5 + 19 बटे इनकी संख्या कितनी है, तो वही हमारे पास 10 है। लेकिन हमें ये जो माध्य का मान है ये मान दे रखा कितना, 10.6, बराबर कितना आना चाहिए, 10.6। अब आप क्या करेंगे, ये जो 10 इधर भाग में है इसको इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो इधर जाके हो जाएगा गुणा में, गुणा में हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 को 10.6 से यदि हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका पॉइंट जो है वो हट जाएगा और इसका मान आ जाएगा आपके पास कितना, 106। इधर यदि हम लोग बात करें तो x का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, x को तो हम किसी में जोड़ नहीं सकते ना, तो x को तो हम सेपरेट लिख देंगे प्लस बाकी सबका जोड़ लगा देंगे। जैसे 8 और 6 कितना हो गया, 14 और 16 30, 39 43 53 65 70 80 और 89 89 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, 106। 89 आपके पास इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया आपके पास x का मान 106 माइनस 89 बराबर कितना हो गया, 17। ये हो गया भाई आपका आंसर। अब ये 2 ही प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद है और ये दोनों प्रश्न ध्यान रखना, या तो आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, या आप लोगों से ये प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा, 1 मार्कर जो प्रश्न है उसमें ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हुई होगी। यह आपका ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अब आगे यदि हम बात करें तो लगे हाथों हम यही परास की बात कर लेते हैं। यदि आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि ये आंकड़े जो है इनकी परास क्या है, तो आप सीधा से ध्यान रखो, परास का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, परास का मतलब हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा मान इसका कितना है। तो आप बताएंगे एक ज़्यादा से ज़्यादा मान है इसका 19। परास का मतलब होता है कि आंकड़े कितनी दूरी में फैले हुए हैं। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये आंकड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किसी स्टूडेंट ने कितने प्राप्त किए, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 19। और कम से कम नंबर कितने प्राप्त किए, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 4 -4। ये हो गई भाई आपकी इसकी परास कितनी, 15। ये आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 मार्कर प्रश्न यहाँ से बनता है परास को लेकर। ये ध्यान रखना, पिछली बार या उससे पिछली बार बोर्ड परीक्षा में शायद परास को लेकर प्रश्न था, तो उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है उसमें परास को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। अलग अलग आंकड़े देंगे और उनमें पूछ लेंगे कि भाई परास क्या है। तो परास का मतलब है कि आप लोग ध्यान रखना कि आंकड़ों का बिखराव कितना है, आंकड़े कितनी दूरी में फैले हुए हैं। दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं अंतिम पॉइंट माइनस प्रारंभिक पॉइंट। तो आपका अंतिम पॉइंट यहाँ का क्या हो गया, 19, और प्रारंभिक पॉइंट क्या हो गया, 4। तो ये आपकी हो गई क्या, रेंज या परास कितनी हो जाएगी, 15। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे सामने वर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं, और वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है। यह आपका आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दूंगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना कि आपके आंसर कितने आते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, कल आपका माध्य चैप्टर, माध्य जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा।
एक दिन लगेगा, मैं आपको माध्यिका करवा दूंगा और एक दिन मैं आपको बहुलक करवा दूंगा। फिर आप लोगों से चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार का मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 10 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार हैं। 10 में से प्राप्त किए गए अंक कैसे हैं? तो हमने देखा कि प्राप्तांक 2 नंबर जो है वो 4 विद्यार्थियों का है, 4 नंबर 7 विद्यार्थियों का है, 5 नंबर 11 विद्यार्थियों का है, 8 नंबर 5 विद्यार्थियों का है और 9 नंबर 3 विद्यार्थियों का है। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको टेबल दी हुई रहेगी। सबसे पहले आपको इस टेबल को खड़ी टेबल बना लेना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे प्राप्तांक, ये टेबल बना लेते हैं एक बार। प्राप्तांक जिसको हम लोग x के नाम से जानते हैं। अगली लाइन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग f से लिख रहे हैं। ये आपकी विद्यार्थियों की संख्या होगी। विद्यार्थियों की संख्या यदि हम लोग देखें तो प्राप्तांक पहले आपको दे रखे हैं 2। एक मिनट, एक कॉलम की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा किस लिए पड़ेगी। ये आपके हो गए प्राप्तांक। उसके बाद प्राप्तांक एक तो 2 है, सबसे पहले प्राप्तांक है आपका 2, 2 के बाद आपका प्राप्तांक है 4, फिर है आपका 5, फिर है 8 और फिर है 9। फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है 4, 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 7, 5 अंक वाले हैं 11, 8 अंक वाले 5 और 9 अंक वाले विद्यार्थी है 3। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इसका माध्य। माध्य ज्ञात करना, तो हम लोगों ने पीछे देखा कि भाई माध्य का मतलब है योग, योग बटे संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोगों ने देखा कि भाई एफ वाला कॉलम जो है इसका यदि हम लोग जोड़ कर देंगे तो इसका जोड़ करेंगे तो 4 और 7 11, 11 और 11 22, 22 और 5 27 और 3 30। तो ये तो संख्या आ गई आपके पास 30। वैसे 30 आपको ऊपर दिया हुआ भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने संख्या तो निकाल ली कि फॉर्मूला जो हमारा था उसमें ऊपर क्या था, ऊपर तो हमारे पास था योग और नीचे हमारे पास थी संख्या। तो संख्या तो सर जी हमारे पास आ गई 30। अब ये योग कैसे निकालें? योग कैसे निकालें, तो आप लोग ध्यान रखना, योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई 2 अंक जो है वो कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? तो आप लोगों ने कहा सर 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 4 विद्यार्थियों ने 2 अंक प्राप्त किए, अगर इन 2 को मैं अलग अलग लिखता, जैसे यूँ लिखता 2 2 2 और 2, और मैं आपको बोलता कि चलो इनको जोड़ के दिखाओ, तो आप क्या करते? 2 + 2 + 2 + 2 = 8 कर देते। क्या हम कोई ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं कि जिससे डायरेक्टली हमें पता लग जाए कि ये जो आपके 4 विद्यार्थी है इनके टोटल अंक कितने होंगे? तो आपने कहा बिल्कुल लग जाएगा सर, हमारे पास विद्यार्थी है 4 और प्रत्येक को मिले 2 अंक। तो ऐसे में इनके अंकों का जो योग होगा वो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक को विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करने से होगा। अच्छा, तो 2 को गुणा करेंगे हम 4 से, तो कितना आ गया? 8। अब देखो ये 8 कैसे आया? जब हमने f को गुणा किया किससे? x से। इसलिए हम इस कॉलम को नाम देंगे fx, f.x। आपका ये डॉट दिखना चाहिए कि भाई इनको हमने गुणा किया। अब देखो f का मान कितना है? 7, x का मान कितना है? 4। अब देखो आपके पास एक तो तरीका ये होता कि आप 4 को 7 बार लिख के फिर जोड़ते। दूसरा तरीका क्या है कि आप 7 से सीधा सा 4 को गुणा कर दो, ये आ गया आपके पास कितना? 28। तो इस प्रकार से योग जो है, ये योग हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो आपने कहा सर fx वाले कॉलम का जोड़ जो होगा वही होगा। अब देखो मैथ की भाषा में योग के लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं सिग्मा का, समेशन बोलते हैं इसको सिग्मा। और सिग्मा यानी योग निकाल रहे हैं हम किस कॉलम का? fx का, सिग्मा f.x। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो आप सिंपल सा याद रखें कि माध्य का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे, अब देखो नीचे हमने क्या लिखा? 30, और ये 30 जो है वो योग कौन से कॉलम का है? f वाले कॉलम का है। तो आप लिखेंगे नीचे सिग्मा f। तो अब fx पूरा ज्ञात कर लेते हैं।
11 को 5 से गुणा करो कितना आया 55, 8 को 5 से गुणा करो कितना आया 40, 3 को 9 से गुणा करो कितना आया 27। अब इनका सबका जोड़ निकाल लो। तो 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28 की 8 हासिल की 2 लग जाएगी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 158 आ गया ये आपके पास। 158 योग आ गया आपके पास किसका, fx वाले कॉलम का। fx वाला जो कॉलम है इसका योग कितना आ गया, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि हमारे पास आ गया 158। अब देखिए ये जो 158 आपका योग है ये आ गया आपके पास fx वाले कॉलम का योग, तो 158 बटे f वाले कॉलम का योग जिसको हम लोगों ने नाम दिया सिग्मा f, वो कितना है, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे 30। अब सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, 30 का भाग लगा देना 158 में। अब सर जी 30 का पहाड़ा तो हमको याद ही नहीं है भाई, 30 का पहाड़ा किसी को याद हो सकता है कि आपको याद हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनको सर हमें 30 का पहाड़ा याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको 3 का पहाड़ा याद है, आप 3 का भाग लगा दो किस में, 158 में। ये 158 में आपने 3 का भाग लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लिख रहे हैं 158 बटे इसको लिख रहे हैं 3 × 10। अब 3 का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम एक संख्या पॉइंट आगे खिसका देंगे आगे की तरफ। तो 3 का भाग लगाया आपने 5 बार गया, 5 3 15, पीछे क्या बच गया 0, 8 उतारे आपने, 3 दूनी 6, पीछे कितने बच गए 2। अब भाग नहीं गया तो पॉइंट और उतर गया 0। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। आपको बस एक पॉइंट तक ही भाग लगाना है। तो आप लोगों ने देखा कि आपके पास 3 का भाग लगाने बाद तो मान आया कितना 52.6 बटे 10। अब देखो 10 से भाग लगाना बहुत आसान है, 10 का भाग लगाना तो ये जो पॉइंट है इसको एक स्थान आगे खिसका दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.26। ये आपका माध्य हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हम लोगों ने अब तक 2 चीज़ें देखी है, दोनों चीज़ें मैं आपको आगे वाले पेज पे बता देता हूँ कि हमने अब तक कौन सी 2 चीज़ें देखी है। हमने एक तो देखा है कि आपके पास अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं, अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनके लिए माध्य जो होता है वो क्या क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। एक तो हमने ये देखा, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा 1 नंबर का। दूसरा हमने देखा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, और वर्गीकृत भी कैसे, सामान्य वर्गीकरण वाले। तो उसमें हमने देखा कि हमें f और x वाला जो कॉलम है उन दोनों का आपस में गुणा करके पूरे का जोड़ निकालना है बटे f वाले कॉलम का जोड़, यानी सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये हो गया आपके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके अलावा हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक हमने देखी थी परास। परास का मतलब है कि आंकड़े कितनी दूरी तक फैले हुए हैं। तो परास का मतलब हुआ कि आपके पास जो अंतिम आंकड़ा है, अंतिम आंकड़ा माइनस प्रारंभिक आंकड़ा। और एक हमने देखा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमने क्या देखा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ये हो गया आपका क्या, वर्ग अंतराल। अब आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे, और जिन विद्यार्थियों के पास मेरे नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप सेंड करेंगे, और जिनके पास नंबर नहीं है वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप लिखेंगे इसको, आपका होमवर्क है ये HW फर्स्ट, फिर आप लिखेंगे कि इसका आंसर कितना आया। तो ये आपका प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसको सोल्व करके बताइए इसका माध्य कितना होगा। दूसरा आपका होमवर्क 2, ये आपका प्रश्न है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोल्व करके और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपका आंसर कितना आता है। तो ये आपका आज का काम है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक जो चीज़ें बताई है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी भी विद्यार्थी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं वापस आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करवा दूंगा। और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको नंबर दिलवाएगी। यहाँ आपके नंबर कटने के चांस न के बराबर होते हैं, नगण्य चांस हो जाते हैं यहाँ आपके नंबर कटने के। तो अच्छे से इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और दोनों के जो आंसर है
वो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और माध्य की जो आगे की 2 विधियाँ हैं वो दोनों विधियाँ आप लोगों के लिए किस अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करनी है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वो फॉर्मूले कैसे आए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।